कहानियाँ ना ख़त्म होंगी इख्तितामियों के साथ, वाह, वाह। मुझे कबूल कर मेरी तमाम तरखामियों के साथ। शोहरत, दौलत, ये अगर आपको इगोइस्टिक या नार्सिसिस्ट बना रही है तो इसका मतलब आप खोखले इंसान हैं। तो आपने उनसे मुखातिब होना है। और आप हैं भी स्टूडेंट नए सहाफ़त के, आपने कोई प्रैक्टिकल जर्नलिज्म नहीं की, तो फिर वो उस वक्त ने, उस हादसे ने, वो हादसा और वो वक्त मेरा सबसे बड़ा उस्ताद है। अब ऐसा भी तबका है जो बड़ी कन्विक्शन के साथ, दलील के साथ ये कहता है कि एक्टिविज्म फॉर अ सर्टेन पॉलिटिकल कॉज इज प्योरली राइट, जायज़ है। इदारे या निज़ाम, इमरान खान साहब से तो गड़बड़ होती है उनके साथ, नवाज साहब की बात होती है, अब दोनों नहीं है। लेकिन अब बहरान और है, बंदे दो अच्छे मुफाहमत वाले आ गए, बहरान है इकॉनमी का, बहरान है बयानिए का, मकबूलियत का। तो क्या मुफाहमाना रवैया रखने वाले दो पसंदीदा लोग ऊपर बैठे सदर वज़ीर-ए-आज़म इन चैलेंज का जवाब दे सकते? अस्सलाम वालेकुम, नया दौर न्यूज़ के साथ मैं हूं सोबिया अशरफ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ना सिर्फ एक बारोब शख्सियत होने के साथ साथ एक सहाफ़त का चमकता सितारा भी है। आज हम उनसे जानेंगे कि उनके सहाफ़ती करियर के नशीबो फराज और कामयाबी का राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्ता, आप कैसी हैं आप सोबिया? मैं समझा पता नहीं आप किसका जिक्र कर रही हैं। हम तो एक बड़े मलंग तबीयत की और खाकसा तबीयत के सहाफ़ी हैं। वो चमकते सितारे, मैं परेशान की केड़ा बंदा। नहीं, आपका माशाल्लाह एक नाम है। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, पहले तो ये बताएं, आपके सहाफ़ती करियर का आगाज़ कहाँ से हुआ? मेरे सहाफ़ती करियर का आगाज़ बड़ा दिलचस्प है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ BS ऑनर्स, जो मैंने मैथ्स कॉम जर्नलिज्म में किया हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी से। सो ड्यूरिंग माई BS ऑनर्स, आई थिंक पहला या दूसरा सेमेस्टर था, भी नया बच्चा जो आता है FSC करने के बाद, आई स्टार्टेड वर्किंग विद FM 103। रेडियो की दुनिया से मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया और सबसे इम्पॉर्टेंट शायद जिसने मुझे जर्नलिज्म वाकई सिखाई, बाय हुक एंड क्रूक एंड बाय ऑल मीन्स, दैट वाज कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते 2007 का जो ज़ल्ज़ला था? मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में जो ज़ल्ज़ला था, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी का FM 104.6, उसका नशरियात का नाम बड़ा खूबसूरत था, ज़िंदगी फिर से मुस्कुराई। वो UN के ताबून से लगा था। प्रोफेसर डॉक्टर मुईसुद्दीन शेख अल्लाह उनकी जन्नत उन्हें नसीब फरमाए, हमारे उस्ताद। ही पिक्ड मी अप एंड कपल ऑफ अदर स्टूडेंट्स, 3 बच्चे, जायद बिलाल साहब गुजरात यूनिवर्सिटी बड़े मारूफ प्रोफेसर, वो भी थे माशाल्लाह, मेरे भी उस्ताद हैं। तो ये 2-4 लोग वहाँ पे, जहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में PC हिल है, जहाँ PC होटल है, वहाँ पे कुछ नहीं होता था। वहाँ पे सिर्फ 2-4 खैमे थे और उन खैमों में एक जगह ट्रांसमीटर था, रेडियो था खैमे में, एक जगह हम लोग सोते थे, एक जगह किचन था। तो हमने वहाँ 12-12, 16-16 घंटे ट्रांसमिशन की। उस ट्रांसमिशन में आप उनसे मुखातिब हैं जिनके पास ना मोबाइल फ़ोन है, ना TV है, क्योंकि सब तबाह हो गया, ना खुराक है, ना मेडिसिन है, और कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें कोई अजीज़ उनसे बिछड़ ना गया हो। बाकायदा आपका आगाज़ उस 2007 के ज़ल्ज़ले से हुआ, उसकी कवरेज की आपने, तो इससे आपने क्या सीखा? इससे ये सीखा क्या थी? एक तो सबसे पहली बात यह है कि वहाँ आप जिस भी घर या जिस मोहल्ले में जाते थे तो वहाँ सिर्फ आंसू। सबसे मुश्किल जो काम है वो एक सदमे से 2-4 कम्युनिटी से मुखातिब होना और उनको उस सदमे से निकालना, तकलीफ से निकालना। और आपने ये भी बताना है कि दवाइयाँ कहाँ से मिलेंगी, आपने ये भी बताना है कि खैमा बस्ती कहाँ पे है, आपने ये भी बताना है फूड कहाँ से मिलेगा, आपने ये भी बताना है कि आपके लिए गवर्नमेंट या इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है, आपने जो लोग पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं उनके लिए इमदाद लेके उनको भी गाइड करना है कि फ़लाँ जगह लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। क्योंकि TV बूस्टर तो तबाह हो गया था, रेडियो भी नहीं था, सिर्फ हमारा रेडियो था जो पहले 3-6 माह काम करता था। तो आपने उनसे मुखातिब होना है और आप हैं भी स्टूडेंट नए सहाफ़त के, आपने कोई प्रैक्टिकल जर्नलिज्म नहीं की, तो फिर वो उस वक्त ने, उस हादसे ने, वो हादसा और वो वक्त मेरा सबसे बड़ा उस्ताद है। क्योंकि ज़रिए आप आवाज़ के ज़रिए तो लोगों की दिलों में उतर गए, फिर ये स्क्रीन पे कैसे आए? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसी की कंटिन्यूटी है, क्योंकि उसके बाद मैं FM 103 में काम करता था, न्यूज़ के शोबे में, और प्रोग्राम भी करते थे हम वहाँ पे, टॉक शोज़ भी। तो वहाँ से ऑनवर्ड फिर मेरी जर्नी शुरू होती है एक्सप्रेस न्यूज़ में। आई वॉज अ रिपोर्टर बेसिकली, और रिपोर्टिंग में मैंने उस दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कवर की और स्पोर्ट्स वीक रिपोर्टर था मैं बुनियादी तौर पर। तो मेरी जो एक्सप्रेस TV में हायरिंग थी वो एज रिपोर्टर हुई। मैं वहाँ रिपोर्टर के तौर पर हायर हुआ था, तो रिपोर्टर को फिर उन्होंने न्यूज़ एंकर बनाया और साथ रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी भी। रिपोर्टिंग में आप कौन सी बीट करते? मुझे तब एक्सप्रेस में बाद में स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के तौर पर डील किया गया, जैसे कोई बड़ा जलसा आ जाए, कोई बड़ा इवेंट आ जाए। मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ आपने एक लंबा अरसा काम किया,
वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पहचान भी मिली, नाम भी बहुत ज़्यादा बना। तो वहाँ से जब आपने छोड़ने के बाद शामी साहब आपको बड़े मान के साथ वापस लेके गए, तो अच्छा। फिर दोबारा आपने क्यों छोड़ दिया? और जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक आपके 1-2 चक्कर लगे शामी साहब के साथ इस्लामाबाद के, वो क्या वाक़या था? नहीं, शामी साहब महज मेरे एक उस्ताद नहीं है। शामी साहब मेरे लिए मेरे बुज़ुर्ग की हैसियत रखते हैं, मेरे बाप की जगह, बाप जान। शामी साहब की जो हैसियत मेरी ज़िंदगी में है वो शायद किसी और सहाफ़ी की नहीं। मेरे लिए महज एक सहाफ़ी उस्ताद नहीं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बाप की जगह हैं। और मेरा उनके साथ जो ताल्लुक़ प्रोग्राम करते हुए था, उससे कहीं ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ मेरा उनके साथ अब है। और ये इस बात का सबूत है कि हमारी जो आपस में ज़ाती ताल्लुकात हैं, ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, वो किस नहीं हैं। मैं उन्हें शागिर्द के तौर पर भी डील करता हूँ, मैं उनके साथ एक बच्चे के तौर पर बात करता हूँ, मैं उनके साथ एक बेटे के रूप में बात करता हूँ। तो शामी साहब से मुझे या किसी और को सियासी इख्तलाफ तो हो सकता है, शायद कोई फ़िक्री इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन ये जो पैमाने मैंने तय किए ये बिल्कुल अज़र मिन शम्स है मेरे लिए। इस्लामाबाद जाना, कराची, लाहौर, किसी और जगह जाना, ये तो शामी साहब की संगत में हमने सीखा ही है कि गमी खुशी हो कहाँ कहीं पे, या किसी को ज़रूरत हो या कोई तकरीब हो, हम पहुँचते थे। शामी साहब ने मुझे बड़ा ट्रेन किया, इसलिए मैं बड़ा सुस्त था, बड़ा कम मैं किसी भी पॉलिटिकल इवेंट पे या किसी। पर वो जो इस्लामाबाद में 1-2 चक्कर लगा, उधर क्या हुआ कि आपने दोबारा दुनिया टीवी को छोड़ दिया? इस्लामाबाद में चक्कर लगी, वो प्योरली नॉन प्रोफेशनल के थे। तो एक आधे इवेंट्स थे, वहाँ हम इकट्ठे चले गए, शामी साहब और मैंने, हमारा प्लान था तो हम चले गए वहाँ पे। तो उनकी बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफ़क़त, उन्होंने कहा वापस तशरीफ़ ले आए, मैं उनकी कहने पे वापस गया। लेकिन वापस जाते ही मैंने उनसे अर्ज़ किया कि सर वो नहीं हो पा रहा, जो लुत्फ़ था या जो एक पहलू था वो उस तरह से नहीं है। आप अगर इजाज़त दें तो मैं अपने करियर को ज़रा अपने तौर पर चलाना चाह रहा हूँ, सोलो फ्लाइट लेना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, बुनियादी वजह सिर्फ एक है कि सोशल मीडिया का ये दौर है, रिस्ट्रेंट्स में नहीं रह सकते, आपको आगे चलना होता है। तो उनकी शफ़क़त, इजाज़त और मोहब्बत से उनको ये बात उनकी खिदमत पेश की। ऑब्वियसली क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों की तरह करते हैं, तो उनके लिए भी मुश्किल था कि अब मुझे अपनी सोलो फ्लाइट लेनी चाहिए, अपना प्रोग्राम करना चाहिए और सोशल मीडिया के ऊपर मुझे जाना चाहिए, जो मैं नहीं जा पा रहा था। फिर अब दीगर टॉक शोज़ में भी जाना शुरू किया, जो कि वहाँ की पॉलिसी के मुताबिक इजाज़त नहीं, यानी आपने बैरियर तोड़ा। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि और यूट्यूब चैनल भी शुरू किया। यूट्यूब चैनल भी शुरू वो किया। शुरू कर ले जो कभी नहीं किया था, अजमल जामी ऑफिशियल। अगर आप गूगल करेंगे अजमल जामी यूट्यूब चैनल तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको चूरन चटनी और मसाले के अलावा खबर मिलेगी। अच्छा, चूरन चटनी की आपने बात की, सोशल मीडिया का क्योंकि दौर है, मगर सोशल मीडिया पे 90% झूठ है और बहुत कम लोग हैं जो सच बोलते हैं। 10% सच तलाश करने के लिए 2-3 घंटे सर्फ करने पड़ते हैं। तो ये झूठ का खात्मा कैसे हो सकता है? ये एक मुश्किल सफ़र है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही मीडियम इवॉल्व होता है, वैसे ही उसकी कंजम्पशन भी हेल्थी है। इट विल टेक टाइम, क्योंकि जो फेक न्यूज़ है वो पूरी दुनिया का सरदर्द है। जब तक डिफेमेशन के और फेक न्यूज़ को डील करने के कानून सख्त नहीं हुए। फॉर इंस्टेंस, आपको याद है हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने कुछ ऐसी खबरें चलाई जो बरतानिया में चैलेंज हुई, ऐसे ही है, और उनको जुर्माने किए और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन पाकिस्तान में कुछ उनके साथ हुआ नहीं हुआ। तो जब तक आप डिफेमेशन लॉस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे और सोशल मीडिया रेगुलेट करने के लिए इक़दाम नहीं उठाएंगे, तब तक आप इसका हल नहीं ढूंढ सकते पूरी दुनिया के सरदर्द।